अच्छा, तो सबसे पहले आज की जो चीजें हैं आप लोगों को क्लियर करने का मकसद और इस लेक्चर का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा डिफरेंस समझें नॉर्मल कंटेंट में और ब्लॉग में। देखिए, जब आपको कोई बेसिकली आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल में, जैसे सर्च करते हो बेस्ट टीनेज ज्वेलरी सेलर्स इन ऑस्ट्रेलिया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना ज्यादा रुझान नहीं है इन चीजों का, कि इन चीजों पे काम हो या कुछ भी इस तरह से हो। लोग गूगल पे ज्यादातर सर्च नहीं करते, लेकिन बाहर मुल्कों में सबसे ज्यादा जो सर्च आती है वो गूगल पे आती है। ठीक है, तो वो अगर किसी ने टीनेज ज्वेलरी लेनी है तो वो सर्च करेगा कि बेस्ट टीनेज ज्वेलरी सेलर्स ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से हैं, तो उनको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो गूगल से सजेशन लेंगे। इसी तरह से अब जो नई जनरेशन आ रही है, जेन जी आ रही है, जेन अल्फा आ रही है, जिनका सारा काम मोबाइल पर है या हर टाइम वो मोबाइल देखते हैं, तो वो भी गूगल से पूछना, चैट जीपीटी से पूछना, जेमिनाई से पूछना कंफर्टेबल समझते हैं एज कम्पेयर टू वो किसी नॉर्मल बंदे से कम्युनिकेशन करें। इस वजह से हम क्या करते हैं कि हमने कुछ अपना, जब भी कोई ब्रांड है, कुछ भी चीज है, उसको हमने गूगल पे लेकर आना है। अब सिर्फ उसके टॉपिक के ऊपर लिखना नहीं है। जैसे अब मैंने अगर ये लिखा है, सॉरी, ये मैंने टॉपिक लिखा है, ठीक है, तो मैंने ये नहीं करना बस खाली इसके ऊपर लिख देना है। मैंने मेक श्योर करना है कि मेरा रिजल्ट फर्स्ट 2 या 3 रिजल्ट्स में आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। सेकंड पेज पे कोई बंदा भी नहीं जाएगा। अगर मैं आप लोगों को पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से इसकी एग्जांपल दूं, तो मैं दराज खोलती हूँ। दराज से आप लोगों ने शॉपिंग लाजमी की होगी आज तक, अगर की होगी तो आपने अगर दराज से कुछ भी सर्च करना है, जैसे अगर आपने सिंपली प्लेट सेट सर्च करना है, तो आपके ऊपर जो टॉप पे रिजल्ट होगा, ये वाला, यहां तक आप आओगे या चलो यहां तक चले जाओगे, इससे नीचे आप नहीं जाओगे। तो आपने माइंड में रखना है कि जब भी आपने कुछ भी लिखना होता है ना, आपने टॉप पे लेकर आना है। अब उसको टॉप पे लेकर आने का कुछ तरीका ये होता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने कपड़ों की दुकान खोलनी है, आपने कभी भी कोई भी कपड़ों की दुकान खोलनी है मार्केट में, फॉर एग्जांपल जन्नत मॉल या शान मॉल की तरह, तो आप ये देखोगे ना कि उन्होंने अपने मॉल में क्या क्या रखा हुआ है, कौन कौन से कपड़े रखे हुए हैं, और उससे बेहतर तरीके में करोगे। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपने पिज्जा की दुकान खोलनी है, तो अब जैसे चीजियस है, तो चीजियस एकदम से पॉपुलर क्यों हुआ था? क्योंकि उसने क्राउन क्रस्ट पिज्जा लॉन्च किया था, जो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में था। ठीक है, इसी तरह से उसने क्या किया था, उसके पास पिज्जा था, बाकी लोग भी पिज्जा सेल कर रहे थे, लेकिन उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। इसी तरह से अगर हम बात करें किसी पुलाव वाले की, सेवर पुलाव वाले की, ठीक है, अब पिंडी इस्लामाबाद में और भी काफी लोग हैं जो पुलाव सेल कर रहे हैं, बिरयानी सेल कर रहे हैं, चावल सेल कर रहे हैं, लेकिन सेवर क्यों मशहूर हुआ? एक तो उसके चावल थे, ठीक है, चावल सबके थे, उसने अच्छी क्वालिटी के चावल रखे। फिर उसने क्या किया कि शुरू में कस्टमर्स को जितनी दफा वो प्लेट लेकर आएंगे फ्री, उसको कहा कि हम आपको भर के देंगे प्लेट, जिसकी वजह से वो मशहूर हुआ। अभी भी उनकी क्वांटिटी बाकियों से ज्यादा है, तो इस वजह से लोग सेवर पुलाव को पसंद करते थे, या बड़ी गैदरिंग के लिए उसको रिकमेंड किया जाता था। आपने अपना जब भी ब्लॉग में आपको देना है, तो आपने ऐसे ही गूगल पे सर्च करना है, और आपने अपने टॉप कंपेटिटर्स खोल लेने हैं। ये खोल लिया, ये खोल लिया, ये खोल लिया, ठीक है। तो ये आपने अब जब खोले हैं, आपने इन सब का डाटा सर्च करना है। आपने देखना है कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं लिखा हुआ, क्या क्या ये मिस कर रहे हैं। आपने एक एक चीज इनके कंटेंट में पढ़नी होती है, हर चीज आप इनके कंटेंट में पढ़ोगे, हर इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, उसके बाद फिर अपना कंटेंट लिखोगे। सबसे पहले तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है। उसके बाद डिफरेंट टाइप के ब्लॉग में ऑप्शंस आ जाते हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं और आपने किस किस तरह से काम करना होता है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या क्या रखना है माइंड में, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होता है,
आपके पास गूगल पे या कहीं पे भी कोई सर्च इंजन है, आपके पास डिफरेंट सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। सर्च इंजन में कौन कौन सा है? गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, उसके बाद एमएसएन हो गया, ठीक है। अब ये सारे आपके सर्च इंजन है। अब आपने इन सर्च इंजन में से देखना है, अभी तक आपको लग रहा होगा कि गूगल अभी तक सस्टेन कर रहा है। गूगल क्यों सस्टेन कर रहा है? क्योंकि वो यूजर को प्रेफर करता है। यूजर को वो कैसे प्रेफर करता है? उसकी कुछ पॉलिसीज हैं गूगल की। वो कहता है कि इन पॉलिसीज को आप लोग फॉलो करोगे तो मैं आपका ब्लॉग पब्लिश करूंगी, अब करूंगा। अब एक टाइम पे कोई करोड़ लोग, या इतने मतलब जितनी दफा मैं जीरो लगाऊं वो काम में, इतने ज्यादा लोग जो है ना गूगल के ऊपर अपना आर्टिकल लिखते होंगे, ये चीजें लिखते होंगे। जैसे अब हमने ये सर्च किया है, बेस्ट टीनेज ज्वेलरी इन ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें रिजल्ट्स देखें कितने ज्यादा रिजल्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ये क्यों रैंक कर रहे हैं कुछ ब्रांड्स? ये इसलिए रैंक कर रहे हैं क्योंकि आपने जो कंटेंट है वो अच्छा लिखा है, आपने बेहतर कंटेंट लिखा है, सबसे आपने खूबसूरत कंटेंट लिखा है, ठीक है। तो गूगल क्या कहता है कि मेरी पॉलिसीज कुछ इस तरह से हैं, मैं तुम लोगों को तब सरवाइव करने दूंगा, एक तो तुम्हारी वेबसाइट जो सी है वो टू द पॉइंट हो, इधर उधर घूमी भी ना हो, डायरेक्ट उसके सामने बटन्स नजर आ रहे हो, यूजर को समझ आ रहा हो कंटेंट क्या है, कंटेंट बिल्कुल साफ लिखा हुआ हो, अगर कॉन्टेक्ट नंबर है वो सामने लिखा हुआ हो, आपके सर्टिफिकेट्स अगर हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट सामने लगे हुए हो, ताकि यूजर को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दूसरा फिर इसी में आ जाता है कि कंटेंट, कंटेंट आपने कैसे लिखना है? तो वो कहता है कि यूजर फ्रेंडली कंटेंट लिखना है, ठीक है। यूजर फ्रेंडली कंटेंट का क्या मतलब होता है? यूजर फ्रेंडली कंटेंट का ये मतलब है कि जो भी आप कंटेंट लिखो वो अगला एक बंदा उसको समझ सके। अब कौन सा बंदा उसको समझ सके? एक 13 ईयर्स ओल्ड नॉन नेटिव पर्सन। नॉन नेटिव पर्सन में कौन कौन आ जाएगा? अमेरिका, इंग्लैंड या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अलावा सारी कंट्रीज आ जाएंगी। जैसे पाकिस्तान का बच्चा, इंडिया का बच्चा, जर्मनी का बच्चा, फ्रांस का बच्चा, वो उसको पढ़े और उसको वो समझ आ जाए कि इस कंटेंट का क्या मकसद है, ये या ये कंटेंट क्यों लिखा गया है। तो गूगल कहता है कि मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए, ठीक है। अब कंटेंट में जरूरी नहीं है कि ब्लॉग ही आए, ठीक है। कंटेंट में डिफरेंट टाइप की चीजें आती हैं, जैसे कि आपके कंटेंट में क्या क्या आ सकता है। आपके कंटेंट में सबसे पहले आता है, सबसे पहले तो वेबसाइट बनेगी ना, तो वेबसाइट का क्या आता है? लैंडिंग पेजेस आते हैं, ठीक है। वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं? वो वाले पेजेस जिधर ऑडियंस मोस्टली लैंड करती है। जैसे कि अगर हम इस वेबसाइट पे चले जाएं तो हमारा इसमें लैंडिंग पेजेस कौन से होंगे? ये हो जाएगा, ठीक है। शॉप ऑल वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका जो कंटेंट नीचे लिखा हुआ होगा वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। या इंफॉर्मेशन सेंटर है, ये वाले जितने भी पेजेस हैं, ये वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है, ये सारे का सारा ये टू द पॉइंट हो, कोई इसमें मुश्किल इंग्लिश ना लिखी हुई हो, बंदा इसको पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि क्या है। जैसे इसमें एफएक्यूज हैं, तो एफएक्यूज में आंसर्स उसी का हो जो उसे क्वेश्चन वो नॉर्मली पूछा है, और आप देख सकते हैं कि इसमें इंग्लिश यूज हुई है वो बिल्कुल इजी इंग्लिश है, ठीक है। तो सबसे पहले वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस आ गए हैं। दूसरे में फिर इसके आ जाते हैं ब्लॉग्स, या इसको आर्टिकल्स आप कहते हो। ब्लॉग्स और आर्टिकल्स क्या होते हैं कि कुछ लोग, जैसे अब आप लोग भी अगर चैट जीपीटी पे सर्च करते होगे, आपके सर में दर्द है तो आप चैट जीपीटी से पूछते होगे कि मेरे सर में दर्द है तो मैं क्या दवाई लूं, ठीक है। सो अब आप करो हेड, बेस्ट रेमेडीज फॉर हेडेक। तो जो बच्चे जिनको गूगल यूज करने का होता है, या फिर जिनको ये समझ आता है कि गूगल पर उन्हें कैसे सर्च करना है, वो यहाँ पर सर्च करते हैं। अब यहाँ पर एआई ओवरव्यू भी दिखाता है कि कौन सी आपकी रेमेडीज हैं। तो ये जो रेमेडीज हैं ये कहाँ से निकाली गई हैं? ये बेसिकली ब्लॉग से निकाली गई हैं। ये किसी बंदे ने इस पे ब्लॉग लिखा हुआ है। मायो क्लिनिक तो सबसे बड़ी जो है ना वेबसाइट है, एक हेल्थ लाइन है और एक मायो क्लिनिक है, ये सबसे बड़ी हेल्थ रिलेटेड साइट्स हैं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने प्रॉपरली सेक्शंस बनाए हुए हैं, हेडिंग बनाई हुई है, सब हेडिंग्स बनाई हुई हैं, हर चीज को प्रॉपरली डिवाइड किया हुआ है। आप जब इनका कंटेंट भी पढ़ो तो आपको ये नहीं लगेगा कि मुश्किल इंग्लिश लिखी है, और ना ही इसने कोई जेनेरिक चैट जीपीटी वाली या एआई वाली टर्म्स यूज की हुई है।
इसने बिल्कुल सिंपल टर्म्स यूज की हुई है जो एक आम बंदा आराम से पकड़ पढ़ सकता है। जगह जगह पे बुलेट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। अगर हमारे पैराग्राफ बहुत बड़े हो रहे होते हैं तो हम नीचे उनके अंदर बुलेट पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। इसी तरह से अगर हेडिंग डिवाइड होती है तो हम उसको सब हेडिंग्स में ऐड कर देते हैं। फिर नीचे रिलेटेड कंटेंट के हम लिंक्स ऐड करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है कि चीज है। अब देखिए हेड एक का अगर क्वेश्चन था ना तो उसने हेडेक्स का जवाब दिया, ना ही उसने ये नहीं बताया कि सर क्या होता है, सर एक बॉडी पार्ट है, दर्द क्या होता है, नहीं। उसने डायरेक्ट आकर जवाब दिया कि आपका सर दर्द करता है, ये चीजें हैं, ये रीजन, ये टाइप है कि हेडेक्स होते हैं। उसके बाद टेंशन टाइप हेडेक क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, माइग्रेन क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। उसके बाद इमरजेंसी सिम्टम्स कौन से हैं और टेक अ कंट्रोल। ठीक है, तो टू द पॉइंट बात की हुई है, इधर उधर की उसने कोई बात नहीं की हुई। ठीक है, तो आपने ब्लॉग्स के अंदर या आर्टिकल्स के अंदर भी टू द पॉइंट बात रखनी होती है, लेकिन आपने अपनी सारी बात समझानी होती है। कोई भी हमारा टॉपिक होता है, कोई भी चीज होती है, वो सराउंड कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर टू इन्वेस्ट इन 2026, वेयर टू इन्वेस्ट, आपने डायरेक्ट फर्स्ट पैराग्राफ में उसका आंसर देना है। फिर नीचे उसमें बताना है इन्वेस्टमेंट टाइप, इन्वेस्टमेंट बजट, हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर नॉट टू इन्वेस्ट, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एफएक्यूज डालने हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और एंड पे कंक्लूजन डाल देना है। ठीक है, तो ये मैंने एक जेनरिक आपको टॉपिक बताया है। उसके बाद ब्लॉग्स के बाद एक और क्या चीज हो जाती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये जो ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं उनके साथ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लगी हुई होती हैं और प्रोडक्ट पेजेस होते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने इसी तरह से चीजें डाली होती है। जैसे अब मैं यहाँ पर लिखा था ना, फॉर एग्जाम्पल ये नोवेटा वाले हैं, ठीक है, इनका कोई भी प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपकी तकरीबन 250 वर्ड्स की होती है। एक तो ये प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका एग्जैक्ट कीवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स लिखी हुई है, सारी चीजें नीचे लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बेस्ट सेलर्स लगे हुए हैं, और उसके बाद फिर नीचे एक्सप्लेनेशन लगी हुई है। ठीक है, ये आपका हो गया मेन जो प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है वो ओवरऑल। अब हम एक प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नजर आ जाएगी। सबसे पहले इसका नाम नजर आएगा, उसके अंदर मटेरियल यूज हुआ है, नाम के अंदर वो यूज होगा, कलर्स और जो जो चीजें हैं उसमें यूज होंगी। फिर उसकी आ जाती है प्राइस, उसके बाद उसके मेटल्स आ जाते हैं, कौन कौन से यूज आए हुए हैं, उसकी डायमेंशंस आ जाती हैं, उसकी रिटर्न पॉलिसी और सारी चीजें आ जाती हैं, फिर उसकी वारंटी आ जाती है। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आता है, प्रोडक्ट डिटेल्स, ब्रांड इंफॉर्मेशन, सारी चीजें, नाम, रेफरेंस, ब्रांड टाइप, स्टाइल, विथ, थिकनेस, टाइप, ये वो सारी चीजें, और फिर ये वाला कुछ। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है जिनके अंदर हम प्रॉस एंड कॉन्स भी लिखते हैं। जैसे अगर हम अमेजोन से कोई चीज बाय करते हैं, मैंने अमेजोन की काफी सारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से होती हैं वो भी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। आपने सारी चीजों में एक क्राइटेरिया बस याद रखना है, उसके बाद आपने कुछ भी टेंशन नहीं लेनी। आपका जितना काम अच्छा होगा, जितना आप रिसर्च अच्छी करोगे, आपने कभी भी रिसर्च चैट जीपीटी से नहीं करवानी। चैट जीपीटी से आप जब रिसर्च कराओगे तो आपके काम में मसला आ जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इशू आ जाएगा। जैसे अब ये बैग पैक है, ठीक है, सबसे पहले इसका नाम आ गया, उसके कलर्स, अब ये इसके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास सारी, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ब्रांड की टाइप आ जाएगी, और अक्सर लोग बीच में प्रॉस एंड कॉन्स एंड एफएक्यूज भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में चीज आ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस होती हैं। अब इन सब में एक चीज कॉमन होती है, इन सब में क्या चीज कॉमन होती है हम वो डिस्कस करते हैं अब। अब इनमें क्या है कॉमन, मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे कि हमारे पास अब नेक्स्ट क्या चीज आ जाती है। ठीक है, ये इसकी किधर गई है। इनमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं, वो क्या होती हैं।
कॉमन चीज आपकी इसके अंदर होती है कीवर्ड्स। ठीक है, अब कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? कीवर्ड्स आपके बेसिकली आपका सारे का सारा काम जो होता है ना वो कीवर्ड्स के अराउंड होता है। अगर आपने कीवर्ड्स नहीं एंटर किए, आप कीवर्ड्स पे काम नहीं करते, तो ये जितनी भी चीज है ना ये बेकार है। बेसिकली क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस लिए होते हैं, तो हम अब वो वाला थोड़ा सा डिस्कवर करते हैं कि क्या होते हैं। देखिए, गूगल जो है ना या कोई भी सर्च इंजन है, वो काम करता है बोर्ड्स के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे बोर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वो क्रॉलर्स होते हैं, जो आपके सारे कंटेंट, आपकी सारी वेबसाइट, आपके सारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आपकी जो इमेजेस हैं, आपकी जो वीडियोस हैं, आपने कुछ भी अगर ABC भी रैंडम लिखी हुई है ना, तो उस सब के ऊपर से वो क्रॉल करते हैं। अब क्या होता है कि जब मैं कुछ सर्च करती हूँ, ये मैंने सर्च किया ऑस्ट्रेलिया में। अब हालांकि मेरी लोकेशन बैरिया सिविक सेंटर की है, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा कि मुझे ऑस्ट्रेलियन कंपनीज शो होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, ये अब ऑस्ट्रेलियन कंपनीज शो होने का सबसे बड़ा रीजन इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। अब बोर्ड्स क्या करते हैं, गूगल के बोर्ड्स इन सारी टर्म्स को ना ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? अब उन्होंने क्या किया है, लैब ग्रोन डायमंड, ये एक उन्होंने टर्म बना दी। फिर टीन एज लैब ग्रोन डायमंड, ये उन्होंने दूसरी टर्म बना दी। फिर लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, फिर उन्होंने चौथी टर्म बना दी लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। फिर उन्होंने बना दी लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी इन ऑस्ट्रेलिया। फिर उन्होंने बनाई डायमंड ज्वेलरी इन ऑस्ट्रेलिया। फिर उसने बनाई ज्वेलरी ऑन ऑस्ट्रेलिया। फिर उसने बनाई टीनेज ज्वेलरी। तो ये आपका पूरे का पूरा कीवर्ड है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। हमारा शॉर्ट टेल या फोकस कीवर्ड क्या है, लैब ग्रोन डायमंड। लेकिन हमने फिर मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाया है। तो गूगल ने हमें क्या किया, उसी से रेलेवेंट यहाँ पर भी रिजल्ट्स दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि लोग ये भी सर्च करते हैं। उसके बाद हमें सारे का सारा वो बता रहा है, लैब ग्रोन डायमंड ऑस्ट्रेलिया, लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, पॉपुलर टीनेज ज्वेलरी ब्रांड्स इन ऑस्ट्रेलिया, लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, लैब ग्रोन डायमंड इंगेजमेंट रिंग्स। अब उसको पता है कि ज्वेलरी में इंगेजमेंट रिंग्स फॉलो हो रही हैं। फिर उसके बाद प्लेसेस उसने दिखा दी। उसके बाद ये नीचे ये लोग सर्च करते हैं, इसको कहते हैं सर्प, SERP। ठीक है, तो ये बेस्ट टीनेज डायमंड ज्वेलरी इन ऑस्ट्रेलिया, टीनेज लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी इन ऑस्ट्रेलिया रिव्यूज, टीनेज डायमंड लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी इन ऑस्ट्रेलिया होलसेल, ये सारी चीजें भी लोग सर्च करते हैं। तो गूगल ने हमें वो भी कंसाइज करके टू द पॉइंट बता दिया कि ये आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो हमारे जो चीज कॉमन होती है वो कीवर्ड्स होती है। हम अपने जो भी कंटेंट होता है उसके अंदर हम कीवर्ड्स यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको खोलती हूँ, सॉरी, इन सबको मैं क्रॉस करती हूँ। अब मैं यहां से खोलती हूँ पहले 5 या 4 वेबसाइट्स। ठीक है, नोविटा खोल लिया। अब हमारे मैंने कीवर्ड्स आपको बताए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसने क्या क्या उठाया है। ठीक है, सबसे पहले इसने ये उठाया है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि इन्होंने यहां पर भी इस कीवर्ड का जिक्र किया हुआ है। फिर उन्होंने यहां पर भी इस कीवर्ड का जिक्र किया हुआ है। फिर उसने यहां पर भी कीवर्ड का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, अब कीवर्ड चेंज होते जा रहे हैं, ये आप लोग नोट करते जाएं, लेकिन उसने यहां पर भी कीवर्ड का जिक्र किया हुआ है। लेकिन जब आप इसको सेंटेंस को पढ़ते हो तो आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत ओवरवेलमिंग है या हर जगह कीवर्ड ही कीवर्ड है, ये इसने नेचुरली इम्बेड किया हुआ है। तो हाँ, एज अ कंटेंट राइटर आपकी जॉब ये होती है कि आपने कंटेंट इस तरह से लिखना है कि आपका जो कीवर्ड है वो भी नेचुरली फॉल कर जाए और वो बुरा भी ना लगे। फिर हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कीवर्ड इस्तेमाल हुआ हुआ है। फिर ये देखें, ये कीवर्ड इस्तेमाल हुआ हुआ है। अब कुछ के नीचे आपको लिंक्स नजर आ रहे होंगे, तो ये बेसिकली इंटरनल लिंक्स हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको कीवर्ड का कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उसके बाद मैं इंटरनल लिंकिंग पे आती हूँ। तो आप देख सकते हो कि जगह जगह इसने कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। ये इसलिए किया हुआ है कि ये गूगल के बॉट्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, आपने जो भी डाटा लगाया है ना उसको गो थ्रू करते हैं। क्या पता गूगल बॉट्स इसको क्रॉल ना करें, वो नोट डाउन कर लेंगे कि अच्छा इसमें लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का जिक्र है। फिर वो नीचे दोबारा आएंगे, फिर देखेंगे कि ये वर्ड रिपीट हो रहा है, फिर देखेंगे कि वो वर्ड रिपीट हो रहा है, फिर वो नीचे जाएंगे,
क्रॉल करेंगे, ठीक है, स्पाइडर की तरह क्रॉल कर रहे होते हैं। उसके बाद वो फिर देखेंगे कि फिर वर्ड रिपीट हो रहा है। जब इतनी दफा वर्ड रिपीट होगा तो उनको थोड़ा सा होगा कि यार ये जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं इसके इर्द गिर्द कंटेंट लिखा हुआ है, तो मुझसे अगर कोई भी यूजर कोई भी इस तरह से सवाल पूछेगा तो मैंने उनको ये वाला पेज रिकमेंड करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये पेजेस रिकमेंड होते हैं, गूगल के ऊपर टॉप रिजल्ट्स पे आते हैं। अब इस स्यारा बाई आर्क की बात आ जाती है, तो ये मैंने खुद लिखा हुआ है कंटेंट, और आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। तो मैंने देखी कंटेंट कैसे यूज किया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने कीवर्ड यूज किया हुआ है, फिर मैंने फौरन फर्स्ट पैराग्राफ में आते ही कीवर्ड यूज किया हुआ है। उसके बाद फिर आप देख सकते हो नीचे ये मैंने इसके पीछे बैकलिंक्स वगैरह लगाए हुए हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद देखिए ज्वेलरी इज पॉपुलर इन टीनेज, ठीक है, ज्वेलरी और टीनेज टीन्स दोनों मैंने लगा दिए हैं, ठीक है, पॉपुलर ज्वेलरी फॉर टीनेजर्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं टीनेजर द फर्स्ट एवर ज्वेलरी, ये मैंने कीवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ से कीवर्ड्स ये सारे के सारे कैसे पता चले हैं, मैं क्योंकि कंटेंट बहुत अरसे से लिख रही हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कौन सा कीवर्ड लगाना है कौन सा नहीं लगाना। आपको कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ पर नीचे ये जो वर्ड यूज हुए हैं आपने कहीं ना कहीं जहाँ पर रेलेवेंस बनती है इसको आपने अपने कंटेंट के अंदर डालना है। इसी तरह से जब आप कुछ सर्च कर रहे होते हो तो यहाँ पर गूगल आपको रिजल्ट देता है, तो आपने वो अपने कंटेंट के अंदर डालना होता है, नेचुरली डालना है, एक दफा डालना है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारे कीवर्ड्स का बेसिक अभी जो है ना पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना कीवर्ड्स की काफी सारी टाइप्स होती हैं। हमारे पास होते हैं प्राइमरी कीवर्ड्स जिनको हम फोकस कीवर्ड्स भी कहते हैं। इनके इर्द गिर्द हमारा कंटेंट रोटेट सॉरी इनके इर्द गिर्द हमारा कंटेंट रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये अब कहाँ कहाँ आते हैं, इनको हमने वो ज्यादा फोकस करके एज इट इज प्लेस करना होता है। हमारी फर्स्ट हेडिंग में आते हैं, हेडिंग वन में, हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, सेकंड पैराग्राफ में नहीं फर्स्ट पैराग्राफ में, और हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट लाइन में ये आए, ठीक है। उसके बाद अब एईओ जो ओवरव्यूज हो गए हैं या एआई ओवरव्यूज हो गए हैं, उसमें अब हमारी रिक्वायरमेंट भी होती है कि जब हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं तो हमने सबसे पहले उस आर्टिकल की समरी ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखनी है। तो जब हम आर्टिकल की समरी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला भी टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन बिटवीन कंटेंट और लास्ट पैराग्राफ, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है जो मतलब मुझे रेशोज याद नहीं रहती, मेरा मैथ्स बहुत बुरा है। तो 1000 वर्ड्स हैं अगर, तो आपने 1000 वर्ड्स में तकरीबन तकरीबन 12 टाइम्स कीवर्ड को ऐड करना है। तकरीबन, वैसे तो 17 टाइम्स मैक्सिमम है, लेकिन आप 12 टाइम्स कर दो या 10 टाइम्स कर लो, ठीक है। एटलीस्ट 10 टाइम्स आपने ऐड करना है। 500 वर्ड्स हैं तो एटलीस्ट 4 टाइम्स इसको ऐड करना है। 2000 वर्ड्स हैं तो एटलीस्ट इसको आप ट्राई करो कि आप इसको 17 टाइम्स से 22 टाइम्स, और 22 टाइम्स वैसे नॉर्मली होता है, ठीक है। ये आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड डालना है। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास सेकेंडरी कीवर्ड्स, और उसके बाद आ जाते हैं टर्शरी कीवर्ड्स। ये आपके कहाँ से आते हैं, ये आप जब गूगल पे कुछ सर्च कर रहे होते हो, सर्च बार सजेशन से आप निकाल सकते हो, और नीचे जो पीपल आल्सो आस्क फॉर है उसके अंदर से आपने ऐड करना है, और ये आपके एटलीस्ट वन टाइम एटलीस्ट वन टाइम आए। मैक्सिमम आप जितनी दफा डाल दो कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक दफा आपने अपने कंटेंट में डालना है ताकि गूगल को पता चले कि अच्छा ये कंटेंट अगर कोई बंदा ये सर्च करे तो आपका ये भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये जो चीज है ना ये आपने कभी भी स्किप नहीं करनी। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ये चीज स्किप कर जाते हैं, हालांकि कंटेंट राइटिंग जो एसईओ में है सबसे इंपॉर्टेंट काम ही ये है कि आपने अपनी कीवर्ड्स की गेम को स्ट्रांग रखना है। कीवर्ड्स की गेम को स्ट्रांग रखना है और कंटेंट को नेचुरल रखना है। फिर नेक्स्ट चीज आ जाती है कि आपका
कंटेंट रिसर्च कैसी हो। अब यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं और इसी वजह से फिर वो आगे लीड्स भी नहीं बना पाते, चीजें नहीं बना पाते, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो कंटेंट क्या लिखें। देखें, अगर तो आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है, अगर तो आप रिसर्च में डंडी मार रहे हैं, तो आप भूल जाए आप अच्छे कंटेंट राइटर या एसईओ पर्सन या इवन डिजिटल मार्केटर, इवन ग्राफिक डिजाइनर, कोई भी आपकी स्किल अच्छी नहीं होगी अगर आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है। और रिसर्च कभी भी चैट जीपीटी से पूछ के अच्छी नहीं होती, रिसर्च आपकी स्ट्रांग होती है, खुद से सर्च करें। अब आपने सर्च बाय योर ओन कैसे करना है, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि वो, आपका तो एक्सपीरियंस है तो आपको समझ आ जाती है। देखिए, मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी यहाँ से स्टार्ट किया था कि मुझे रिसर्च में नहीं पता था कि कैसे करनी है। सिंपली आपको कोई भी टॉपिक मिले ना, आपने गूगल पे सर्च करना है, आपने चैट जीपीटी से नहीं पूछना। क्यों नहीं पूछना, मैं आपको उसका रीजन भी बताती हूँ, जो सारे मेन जो रीजंस हैं उनकी जड़ है, ठीक है। बेसिकली, अब जितने भी एआई के बोट्स, एआई के वो आ रहे हैं, चैट बोट्स आ रहे हैं, या आपके जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं, या जितने भी आपके ये एजेंट्स आ रहे हैं एआई के, ये सारे के सारे डाटा तो कहीं से उठाते होंगे ना। और वो डाटा कहाँ से उठाते हैं, वो उधर से उठाते हैं जो लार्जेस्ट या बिगेस्ट डाटा सेंटर है। और बिगेस्ट डाटा सेंटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो आपकी फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं। और इसमें क्या आ जाता है, गूगल आ जाता है, गूगल के अलावा फेसबुक से आ जाता है, फेसबुक के अलावा रेडिट एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद कोरा है, उसके बाद आपका लिंक्डइन है, उसके बाद आपकी वेबसाइट पे डाटा है। अब क्या चीज है, अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ क्योंकि यूजर्स ऐसे बाय करेंगे, वेयर टू बाय या गिव मी सजेशन टू बाय, ठीक है। अब गूगल का ही ऊपर एआई मोड अगर हम निकाल लेते हैं, ये गूगल जो डाटा निकालेगा ना, ये रैंडमली कहीं से नहीं उठाएगा, ये वहां से उठाएगा जहां पर कंटेंट लिखा हुआ है। देखो, ये मैंने पॉपुलर टीनेज ज्वेलरी के बारे में कंटेंट लिखा था, तो उसने वहीं से उठाया है कि सियारा बाय आग से आप लो, या ये लिंडली है, इसने लिखा हुआ है तो लिंडली का कह रहा है, ये शील्स वाले हैं तो शील्स वालों को उसने लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा डाटा उनको उठाएगा जिन्होंने ये मेंशन किया हुआ होगा, वो रैंडमली किसी का भी डाटा नहीं उठाएगा। तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जब डाटा लगाओगे तो ऑब्वियसली वो इसी तरह से होगा। अब इसी तरह से ये आपको टॉपिक मिल जाता है कि वेयर टू बाय। अब इन लोगों ने ऑलरेडी ये चीजें लिखी हुई हैं। एआई सारा डाटा वो उठाता है जो लिखा हुआ है, उसके पास यूनिक कंटेंट नहीं है। अगर आप यूनिक कंटेंट नहीं लगाओगे, आप यही सवाल चैट जीपीटी से पूछ कर, ये जनाब चैट जीपीटी से पूछा, इसने जो कंटेंट जनरेट किया उसी को अपनी जबान में लिख लिया। ये आपका सबसे बड़ा फ्लॉ होता है एज अ कंटेंट राइटर। आपके आर्टिकल्स तो आप लिख लेते हो लेकिन वो कभी भी रैंक नहीं करते। ये आपको इसी तरह से बता देगा, आप इसको कहना मुझे आर्टिकल दे, वो आपको आर्टिकल दे देगा, सारी चीजें कर देगा, यू आर गुड टू गो। लेकिन ये आपकी कभी भी यूनिकनेस नहीं होती। अब आप पूछ रहे होगे कि यार गूगल पे भी तो डाटा किसी और ने लिखा हुआ है। ऑल दो गूगल पे किसी और ने डाटा लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो वाली मिसाल मैं दोबारा देती हूँ कि सबने शॉप्स खोली नहीं है। आप सबकी शॉप्स खोलोगे, सबकी शॉप्स के अंदर से डाटा निकालोगे और अपना यूनिक डाटा बनाओगे। जब आप इतना ज्यादा डाटा पढ़ोगे तो आपके माइंड में खुद ब खुद क्वेश्चन आएंगे कि ये चीज भी आनी चाहिए, ये चीज भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए। जैसे अभी मेरे पास एक क्लाइंट है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आर्टिकल का बताती हूँ। उसने ना सेल करने बीपीए फ्री बाउल्स यूएसए में, ठीक है। बीपीए फ्री बाउल्स फॉर किड्स इन यूएसए। अब मैं यहाँ पर जैसे आर्टिकल लिखती हूँ, हाउ टू बाय। मुझे नहीं पता कि कैसे बाय करना है, ठीक है, आपको भी नहीं पता, ये मैं पहली दफा आपके सामने सर्च कर रही हूँ, अभी तक मैंने उसका काम नहीं किया, ठीक है। सबसे पहले तो ये मार्केट प्लेसेस आ गया, मुझे मार्केट प्लेसेस का नहीं करना, मैंने सबसे पहले सर्च करना है जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, या हाउ कैन आई, ठीक है। इसको आप खोल लो।
आप सेकंड पेज पे चले जाओ जहाँ पे ब्लॉग्स आपको आ रहे हैं। जब इस तरह की ई कॉमर्स की साइट्स आती हैं तो फर्स्ट 2 3 पेजेस पे आपको ई कॉमर्स की नजर आते हैं, ब्लॉग्स कम नजर आते हैं, ठीक है। तो आप सेकंड पेज पे इस पे जा सकते हो, वरना हम लोग फर्स्ट ये देखें, ये रेडिट आ गया, यूट्यूब आ गया। मैं जब भी डाटा उठाती हूँ मैं यूट्यूब से भी उठाती हूँ, मैं यहाँ से भी उठाती हूँ, ठीक है। आपने अब इनका सारा डाटा पढ़ लेना है। इसमें डाटा में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, ये जैसे केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं, इन सबको आपने नोट डाउन कर लेना है। जब आप इन सबको नोट डाउन करोगे ना तो आपकी रिसर्च खुद ब खुद मजबूत होगी। आप ज्यादा डाटा पढ़ोगे, आपको समझ आएगा आपने क्या इंट्रोड्यूस करवाना है, ये क्या मिस कर रहे हैं आप। जैसे इसने ना रिसर्च लिखी हुई है, इसने कुछ आर्टिकल्स लगाए हुए हैं अपने ये वाले, ठीक है। उसने उसने और कुछ चीजें लगाई हुई है, स्पून्स वगैरह लगाई हुई हैं, तस्वीरें लगाई हुई हैं, ठीक है। टॉपिक्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, ये सारा कुछ किया हुआ है। आप यहाँ आओगे, अब यहाँ पर उसने क्या लगाए हुए हैं, प्रॉस एंड कॉन्स लगाए हुए हैं, उसने प्रॉस एंड कॉन्स नहीं लगाए हुए, ठीक है। तो आप प्रॉस एंड कॉन्स लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये रेडिट पे किसी ने सवाल पूछा और उसको नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो कि नॉन बीपीए की जगह आप स्टेनलेस स्टील ले लो, आइकिया से ले लो स्टेनलेस स्टील बाउल्स, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से प्लैनेट बॉक्स से ले लो। मतलब ये आपके पास देखो डाटा जमा होता जा रहा है, ठीक है। वी हैड बीपी डे केयर, ठीक है। उसके बाद ये है, तो बेसिकली आपके पास अब डाटा जमा हो रहा है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, गूगल स्कॉलर, ठीक है। हम मजीद डिटेल में अगर कुछ पूछना चाहें, खुद आप क्यूरियस बनो, खुद सोचो भी क्या हो सकता है। वाई शुड वी गिव द किड्स बीपीए फ्री बॉल्स। सबसे पहले ट्राई करो कि खुद क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। उसके बाद आप चीजें करो, ये आपको अच्छा खासा डाटा मिल जाएगा। अब ब्लॉग का ड्राफ्ट कैसे बनाना है, सिंपल, सबसे आसान तरीका, मैं आपको 2 3 ड्राफ्ट्स बनाकर अभी आपके सामने दिखाती हूँ। रैंडम टॉपिक्स पिक करूंगी, मेरे पास वो टॉपिक्स नहीं है लेकिन रैंडमली पिक करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। हाउ टू बाय बीपीए फ्री बॉल्स फॉर किड्स इन यूएसए। अब आप समझो आपसे किसी ने सवाल पूछा, आपके बड़े बहन भाई ने पूछा, आपके किसी रिश्तेदार ने पूछा, तो सबसे पहले तो आप बताओगे ना, वाई डू यू नीड देम। सबसे पहले तो आप ये पूछोगे ना कि तुम्हें क्यों चाहिए, तुमने बच्चों के लिए लेने हैं, किसके लिए लेने हैं। तो ये हमारे पास एक हेडिंग आ गई। फिर आपने आ जाना है, चूज द बेस्ट कंपनीज। अब आपने बताना है कि सबसे पहले देखो कि कंपनीज कौन सी हैं। अब कंपनीज कैसे, रिव्यू बेस पे देखो, उनकी टेस्ट मटेरियल टेस्टिंग पे देखो, उनकी तुम देखो वो लाइसेंस्ड है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर यूएस की बात हो रही है वहां पे तो हर कंपनी लाइसेंस्ड होती है। फिर उसके बाद देखो प्राइसेस उनकी क्या है, बजट फ्रेंडली है या नहीं है। फिर उसके बाद देखो कि वो ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं या आपको फिजिकल जाना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे कहोगे कि चूज करो कि ऑनलाइन हो जाए, आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। फिर आपने देखना है कि ये जो बीपीए फ्री बॉल्स हैं, ये अब हाउ टू बाय है ना, तो आपने कुछ पॉइंट्स इसके निकालने हैं कि हाउ टू बाय। चेक करो, चेक प्राइसेस, ठीक है, अगेन हम बात रिपीट करेंगे। उसके बाद कलर्स चेक करो कि उतरते तो नहीं है, या इसमें कोई टॉक्सिक केमिकल्स तो नहीं है, टॉक्सिन्स है या नहीं है। उसके बाद आप देखो कि ब्रेकेबल है या नहीं, किड्स के लिए ले रहे हो तो ब्रेकेबल है या नहीं है। फिर आप देखो कि ये डिश वॉशर सेफ है या नहीं है, क्योंकि बाहर मुल्कों में डिश वॉशर इस्तेमाल हो रहा था ना, तो ये डिश वॉशर सेफ है या नहीं है। फिर आप इससे पूछो कि क्या जिस स्टोर से आप बाय कर रहे हो उसकी रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट एक चीज लिख दो कि ऑल्टरनेट्स, अगर किसी को बीपीएफ बाउल्स अच्छे नहीं मिल रहे तो उसके ऑल्टरनेट्स क्या हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एफएक्यूज डालते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, 4 से 5 सवाल पूछते हो, जो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, नीचे से ये जो सर्च इसका सर्प आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर बिलफर्ज नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चंस का नहीं भी आता, फिर मैं क्या करती हूँ, बेसिकली मैं यहीं से क्वेश्चंस उठाती हूँ। जैसे डिश वॉशर सेफ किड्स, तो मैं बोलूंगी इज द बीपी आर द बीपीए बाउल्स डिश वॉशर सेफ। सो आपको यस द बीपीए बाउल्स आर डिश वॉशर सेफ, एफएक्यू इतने ही होते हैं, ठीक है। Can I find child safe cereal bowls with built-in straw for melted ice? Yes, you can find the child safe cereal bowls with built-in melted straws from this store, ठीक है। उसके बाद
व्हाट आर बीपीए फ्री बॉल्स फॉर किड्स, ठीक है, तो आप उसको बताओ कि क्या होते हैं। कैन आई गेट बीपीए फ्री प्लास्टिक बाउल्स फॉर बेबीज इन मल्टी कलर्स, ठीक है, तो इसी बेस पे मेरे आर्टिकल्स रैंक होते हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, या मेरी गूगल के साथ कोई डील नहीं हुई हुई कि मैंने उनको कहा है कि मेरे आर्टिकल्स रैंक करें। सिर्फ इस बेस पे होते हैं कि मैं ये इन सब हेडिंग से क्वेश्चंस बनाती हूँ, एफएक्यूज बनाती हूँ, ठीक है। तो ये सारी कॉमन सेंस की बातें हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है। अब मैं एक और रैंडमली कोई टॉपिक उठाती हूँ और आपको बताती हूँ, जैसे वेयर कैन आई गेट मेटल ब्रेसेस इन इस्लामाबाद, ठीक है। मैं मेटल ब्रेसेस कहाँ लूं? अब सबसे पहले तो आपने बताना है कि डायरेक्ट आंसर, जिस ब्रांड के लिए भी लिख रहे हो इस ब्रांड से ले लो। ये आपका आ गया डायरेक्ट आंसर, आपने कहीं कोई घुमा फिरा की बात नहीं की। फिर आपने नेक्स्ट चीज आना है कि अब आपने क्वेश्चन पूछने, वेयर कैन आई गेट मेटल ब्रेसेस इस्लामाबाद, ये हो गया, आपने आंसर दे दिया। लेकिन आपने उस आंसर के पैराग्राफ के एंड में क्या देना है कि जनाब अगर आपको मेटल ब्रेसेस लेनी है तो कुछ आपने पॉइंट्स माइंड में रखनी है, उसके बाद आपने बाय करनी है। और यहाँ पर अब आप समझोगे कि ये कीवर्ड कैसे हम ऐड करें, तो मैं आपको बताती हूँ। पीपल हैविंग टीथ अलाइनमेंट issues may be thinking where ABC hospital offers the best metal। अब ये मेरा कीवर्ड आ गया, बेस्ट मेटल ब्रेसेस, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड आ गया। एबीसी हॉस्पिटल ऑफर्स द बेस्ट इन प्राइस रेंज फलानी, क्योंकि प्राइस की बात होगी ना। उसके बाद अंडर और मटेरियल इसका कौन सा होगा, फलाना फलाना मटेरियल है इसमें। उसके बाद वारंटी इतनी है, और क्या ये डॉक्टर लगाता है या नहीं लगाता, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पहला। फिर हम कहेंगे कि तुम लोगों ने अगर बाय करनी है तो कुछ कंसिडरेशंस है, तो हमारी जो हेडिंग बन जाएगी ना वो बन जाएगी कि कंसिडरेशंस व्हेन बाइंग द मेटल ब्रेसेस। कंसिडरेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले डॉक्टर से पूछा है या नहीं पूछा, हैव यू आस्क्ड द डॉक्टर। सिंपल इंग्लिश रखें, अक्सर स्टूडेंट्स की हेडिंग्स बहुत बुरी बनी हुई होती हैं, प्लीज हेडिंग्स का ध्यान रखें। हैव यू आस्क्ड द डॉक्टर, टाइप्स ऑफ ब्रेसेस, योर बजट, आर यू एलर्जिक टू मेटल्स। फिर इसके बाद इसके ऑल्टरनेटिव्स बताओ अगर वो मेटल नहीं लगा सकता तो, ठीक है। अब आपने आ जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग बन जाएगी टाइप्स ऑफ ब्रेसेस, ठीक है। कौन कौन सी ब्रेसेस की टाइप्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 लिस्ट करके नीचे उसकी हेडिंग्स बनाकर आप वो लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद when what is the time period for applying the braces, या what is the time period from which I can apply the braces to which time, कुछ इस तरह का सेंटेंस बनेगा, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे बेस्ट हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद रावलपिंडी टू अप्लाई द ब्रेसेस, व्हाई डू यू चूज दिस हॉस्पिटल, व्हाट आर द पैकेजेस, ठीक है। फिर हम हॉस्पिटल की तरफ आ जाएंगे और इस तरह से हमारा ये पूरे का पूरा ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा। ये जब हो जाएगा फिर हम ये एक ब्रीफ बना लिए, आउटलाइन बना लिए, अभी मैं कोई आंसर नहीं लिख रही। फिर जाकर मैं क्या करूंगी, गूगल पे सर्च करूंगी। गूगल पे जब मैं सर्च करूंगी, जो मेरे कंपेटिटर्स ने चीजें लिखी हुई होंगी और जो मुझे लगेगा मिस हो गई हैं, ओहो ये तो मैंने मिस कर दिया, तो आपने वो पॉइंट्स फिर बीच में ऐड कर देने हैं। नेचुरली ऐड करोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, जैसे अब मैं ये भी करती हूँ। जितना डिफरेंट जितना अच्छा होगा उतना ही आपकी चीज। अब देखो मैंने साइड इफेक्ट्स बात ही नहीं की, साइड इफेक्ट्स की, इन्होंने साइड इफेक्ट्स की और बेनिफिट्स की बात की है, यहीं से मुझे हेडिंग मिल गई है। रिजल्ट्स की मैंने बात नहीं की।
ये देखो, अब मुझे सिर्फ पहले दो कंपैटिटर्स खोलते ही पता चल गया कि मैंने क्या करना है। ये नीचे लिखे हुए ब्रेसेस बेनिफिट्स, ब्रेसेस साइड इफेक्ट्स, ब्रेसेस प्रोसीजर, ये अब सारी चीजें मैं मिस कर गई थी। तो मैं ये सारी चीजें भी अपने अंदर ऐड कर दूंगी कंटेंट के अंदर। अब मैंने ऐसे नहीं करना कि यहाँ से जनाब कॉपी किया और यही पेस्ट कर दिया, ये मैं करूंगी, ये प्लेजरिज्म में आएगा, मेरी साइट उड़ा देगा गूगल, क्योंकि गूगल कहेगा भी मैं किसी और से क्यों उठा रही हूँ। इसी चीज को मैंने दोबारा से अपने अल्फाज में रीराइट करना है, जो मुझे समझ आ रहा है देखना है और लिखना है। चैट जीपीटी से नहीं पूछना, ठीक है? चैट जीपीटी से आप क्या बनवाओगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पर ये देखो कितनी डिफरेंट चीज आ गई है, ये अब उधर नहीं थी, व्हाट कैन आई ईट, ठीक है? ये चीज आ गई है ना। अब देखो मेरा कितना अच्छा आर्टिकल बनता जा रहा है, मैंने खुद से रिसर्च की है, खुद से सारी चीजें की हैं, और फिर मैंने कंपेटिटर्स का देखे तो मेरा मिला जुला कर एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल बन गया, और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद अब चैट जीपीटी से आपने क्या पूछना है और चैट जीपीटी से क्या करना है। अब आपने जब पूरा आर्टिकल लिख लिया है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने भेजना है चैट जीपीटी को। पहले तो चैट जीपीटी को ही नहीं भेजना, पहले आपने चैट जीपीटी को भेजना है अगर आपके कोई पैकेजेस हैं, कोई चीजें हैं, तो आपने बनाना है कि मुझे ना इसका टेबल बना दो, ठीक है? फिर उसके बाद ये आप क्या कर सकते हो, आप इसको चैट जीपीटी को कहो कि विच पॉइंट एम आई मिसिंग इन दिस ब्लॉग, प्लीज मेंशन अकॉर्डिंग टू ईट फॉर्मूला। गूगल का ईट फॉर्मूला होता है। ईट फॉर्मूला क्या होता है आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। ईट का मतलब क्या होता है, खाना। तो कंज्यूम करना, कि गूगल जो यूजर है उसको कंज्यूम कर सके। एक्सपीरियंस बताना है, एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज बतानी है, अथॉरिटेटिवनेस बतानी है और ट्रस्टवर्दीनेस बतानी है, ठीक है? तो ये देखो, अब ये कह रहा है कि आप क्या क्या मिस कर रहे हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिक्स कर रहे हो, वही जो मैंने आपको बताया है, टू द पॉइंट आपने आंसर देना। व्हाट आर मेटल ब्रेसेस, हु नीड्स देम, व्हाट आर पॉपुलर चॉइसेस, मेंशन इस्लामाबाद स्पेसिफिकली, हु नीड्स मेटल ब्रेसेस, ठीक है? व्हाट आर मेटल ब्रेसेस, व्हाई चूज अदर टाइप्स। अब इस तरह का कोई आपको टेबल देता है ना ये वाला चैट जीपीटी, तो ये आप खुले आम लगा सकते हो, इसमें कोई ममानियत नहीं है। टेबल आप लगा सकते हो जो चैट जीपीटी इस तरह का दे, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना चैट जीपीटी से, आपने सारा काम खुद से करना है। अब यहाँ पर जो चीजें पॉइंट्स आपको मिसिंग लग रहे हैं, आपने सिंपली वो उठाने और वो लगा देने, या इसने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, आप इस स्ट्रक्चर में देखो कोई चीजें मिसिंग है तो वो आप लगाओ। अपने स्ट्रक्चर को कायम रखना है, ठीक है? अपने स्ट्रक्चर को कायम रखना है, यहाँ से जो मिसिंग पॉइंट्स हैं वो उठाने और अपने अपने ब्लॉग में लगाने हैं। रिसर्च सारा टाइम लेती है, अगर रिसर्च अच्छी हो जाए तो आपका ब्लॉग में घंटा भी नहीं लगता। मुझे 1000 वर्ड्स लिखते हुए सिर्फ 25 से 30 मिनट लगते हैं, वो भी अगर मैं उसकी अलाइनमेंट करना शुरू कर दूं, सारी चीजें कर दूं, तो इतना टाइम लगता है सिर्फ। और कोई भी इसमें मुश्किल नहीं होती, ठीक है? रिसर्च आपकी अगर अच्छी हो, रिसर्च में मेरे आधा घंटा भी लगता है, कभी टफ टॉपिक हो तो घंटा भी लगता है, 1.5 घंटा भी लगता है, वो लगेगा आपका। क्योंकि रिसर्च के बगैर आपका कुछ भी नहीं है। आप समझो, आप कहीं पर भी जाते हो, कुछ भी करते हो, तो अगर आपको उस चीज के बारे में पता ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे, ठीक है? उसके बाद ब्लॉग का जो स्ट्रक्चर होता है, हेडिंग वन, और ये पेजेस का भी स्ट्रक्चर है, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का भी स्ट्रक्चर है। हेडिंग वन आपके कंटेंट में सिर्फ एक बार आती है। हेडिंग टू, आपकी जितनी भी मेजर हेडिंग्स हैं वो सारी हेडिंग टू के अंदर आती हैं। हेडिंग थ्री इसकी सब हेडिंग्स में आएंगी, जैसे अब आप कहोगे व्हाट आर मेटल ब्रेसेस, अगर आप इसमें कर दो बेनिफिट्स ऑफ मेटल ब्रेसेस तो आप H3 में आ जाओगे, ठीक है? फिर H4 जो होती है वो हेडिंग इसकी अंदर आ जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे करती हूँ, कोई मेन हेडिंग डालती हूँ, जैसे काइट, काइट के बारे में मैंने लिखना है, ठीक है? यहाँ पर मैं आ गई, व्हाट इज काइट, ये मेरी हेडिंग टू आ गई, ठीक है? उसके बाद मेरी हेडिंग टू दोबारा से आ जाएगी, डिटेल्स अबाउट राइट। अब मैं इसके अंदर कंटेंट लिखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी शेप्स, ये मेरी हेडिंग थ्री। अब इसके नीचे मैं ब्लॉग सॉरी पैराग्राफ लिखूंगी, जो भी मैंने पैराग्राफ लिखना है। और आपने हमेशा याद रखना है, हेडिंग के फौरन बाद हेडिंग नहीं आएगी, हेडिंग के फौरन बाद कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा और उसके बाद आपने कुछ लिखने नई हेडिंग डालनी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि हेडिंग के फौरन बाद हेडिंग डाल देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, एटलीस्ट एक लाइन लिखें उसके बाद नई हेडिंग डालें, ठीक है? उसके बाद कलर्स, ठीक है? उसके बाद प्राइसेस, तो ये डिटेल्स ऑफ काइट आ गया। अब मैंने दोबारा जाना है मेन हेडिंग पे,
ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ऑफ गाइड्स, तो ये मेरी हेडिंग 2 आ जाएगी। तो ये हमारी हिरार्की होती है जिसको हम फॉलो करते हैं। उसके अलावा आपके जो पैराग्राफ होते हैं, अगेन मैं बताती जाऊं, पैराग्राफ आपके शॉर्ट होते हैं, सेंटेंसेस आपके शॉर्ट होते हैं। इवन हम जो सेंटेंसेस होते हैं ना, अगर किसी सेंटेंसेस के दरमियान में कंजक्शन आ रहा है ना, इफ यू आर दिस देन यू डू दिस, तो हम इफ यू आर दिस करके फुल स्टॉप लगा के देन यू डू दिस करते हैं। इसी तरह से अगर हम करते हैं मेटल ब्रेसेस आर वेरी गुड, यू कैन बाय देम इन पाकिस्तान, एंड दिस डॉक्टर इज देयर टू हेल्प यू, तो हम क्या करते हैं, मेटल ब्रेसेस आर वेरी गुड, यू कैन बाय देम इन पाकिस्तान, फुल स्टॉप, नया सेंटेंस हम एंड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सेंटेंसेस को भी बहुत छोटा लिखते हैं, 1 लाइन से 1.5 लाइन का सेंटेंस होता है। पैराग्राफ्स आपके 3 to 4 लाइन्स के होते हैं मैक्सिमम भी। अगर 4 लाइन से ऊपर चला गया तो हम पैराग्राफ को नए स्ट्रक्चर में ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स डालते हैं। मैं अपने बेस्ट आर्टिकल जो मैंने पब्लिश किए हुए वो मैं आपको भेजूंगी ताकि आप उसकी फॉर्मेटिंग देख सकें, ठीक है। उसके बाद जो आप अपनी इवन हेडिंग्स डालते हो ना, हेडिंग्स मैंने अक्सर स्टूडेंट्स की देखी है कि बड़ी वो मसले वाली हैं, बट स्काइट लिखा हुआ है, जैसे शेप्स लिखा हुआ है। अब शेप्स क्या है, जब गूगल क्रॉलर करेगा उसको नहीं ना पता चलेगा आप किसकी बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पर बस 2 मिनट लगा कर यहाँ पे आगे शेप्स ऑफ काइट लिख दो, या यहाँ पर कलर्स ऑफ काइट लिख दो, आपके कोई टाइम नहीं लगेगा सिर्फ इतनी सी चीज लिखने में। फिर आपने अपना आर्टिकल देखना होता है कि वो अच्छा है नहीं है, गूगल ने उसको पसंद किया है नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को पेस्ट कर देती हूँ आपको सिखाने बताने के लिए, या उसमें एआई कितना आ रहा है। एआई आपका 30% तक एक्सेप्टेबल है, 70% कंटेंट आपने अच्छा खुद से लिखना है, और वो तभी अच्छा होगा जब आप हेडिंग्स अच्छी बनाओगे, आप कंटेंट खुद से लिखोगे, टिपिकल एआई वाले वर्ड्स नहीं यूज करोगे। देखो ये 79% है क्योंकि सारे का सारा उससे लिखा गया, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ खुद से लिखते हो कंटेंट, तो उसके अंदर एआई आपका 30% एक्सेप्टेबल है, 30% से ऊपर नहीं लेकर आपने जाना, ठीक है। इसी तरह से प्लेजरिज्म भी नहीं, किसी का भी कंटेंट कॉपी नहीं करना। प्लेजरिज्म के लिए भी टूल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, अब जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ना कंटेंट, तो आप देख सकते हो मैंने छोटे छोटे बीच में चीजें डाली हुई हैं, और थॉट्स देखिए, बिल्कुल टू द पॉइंट ब्लॉग है, लेकिन अच्छा ब्लॉग है जो इजी टू रैंक है, ठीक है। ये है zero gpt.com, इधर से आप अपना एआई चेक कर सकते हो, ठीक है। आप देखो 27% एआई है, ठीक है। तो और वो भी इसी वजह से एफएक्यूज मैंने एआई से जनरेट करवाए थे, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ड्स है ना, ये इसको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब अल्टीमेट मैंने क्यों लिखा हुआ था, ये बेसिकली मुझे एसईओ पर्सन ने मुझे कीवर्ड टाइटल निकाल के दिया था, तो मुझे वही लिखना पड़ा था। हालांकि ये जो अल्टीमेट वर्ड हो गया, या इन दिस ब्लॉग, या इस तरह के जो ब्लॉग्स जो ट्रांस इससे स्टार्ट हो रहे हो, बिफोर दिस दिस, इस तरह से नहीं करने आपने, इस तरह से करने। जैसे अब यहाँ पर अगर मैं लिखती तो बिफोर यू हेड टूवर्ड्स द बाइंग सेक्शन यू मस्ट फर्स्ट नाउ द प्रॉपर्टी, मैं ये अगर थी, you must know the popular about the popular jewelry for teenagers right now before you move towards the buying section, ठीक है। सो यू से स्टार्ट करना है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। और जो आपका दूसरा स्मॉल एसईओ टूल्स, प्लेजरिज्म चेकर, ठीक है। तो आपने कोई भी मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज करने, और चैट जीपीटी वाले वर्ड जैसे ब्रेथ टेकिंग, लैंडस्केप, उसके बाद और उसके बहुत ज्यादा इस तरह के वर्ड्स होते हैं, अल्टीमेट, ठीक है। उसके बाद इमर्स, और उसके बाद इस तरह के वर्ड्स होते हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं यूज करने होते, ठीक है। ये प्लेजरिज्म चेकर है। ये इतनी एक्यूरेट तो नहीं करता, फ्री टूल है, लेकिन काफी ज्यादा फ्री टूल से बेहतर है, ठीक है। अब ये देखो मेरी प्लेजरिज्म इसलिए निकाल रहा है क्योंकि मैंने सारा बयार का ये ब्लॉग ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, तो वही वाली प्लेजरिज्म उठा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये प्लेजरिज्म नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहीं से उठाया हुआ ब्लॉग ली है, ठीक है। सो ये चीजें होती हैं आपकी ब्लॉग राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में, जो बिल्कुल बेसिक है। इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग क्लियर कर लो तो आपकी बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। तो मैं कल इंशाल्लाह आपको इंटरनल लिंकिंग्स का और उसके बाद फीचर्ड इमेज का बताऊंगी कि कैसे बनवाते हैं।